एक ऐसा होटल रूम जहां कोई 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया, जहां अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सच कभी बाहर नहीं आया। और सबसे डरावनी बात, जो भी वहां गया उसने खुद अपनी जान ली। आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जो भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने इस रूम में कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। यह है रूम 8014, जहां डर सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि आपको अंदर से तोड़ देता है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपको हिला देगा। तो ये कहानी है माइक की। माइक एक राइटर है और वो भूतों और गॉड पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। माइक इस टाइम अपनी एक सक्सेसफुल बुक के इंटरव्यू के लिए आया है, जिसका नाम था 10 हॉन्टेड होटल्स। इस किताब को लिखने से पहले वो 10 ऐसे होटल्स में गया था जहां के लोग क्लेम करते थे कि वो हॉन्टेड है, और वहां जो भी उसने एक्सपीरियंस किया वो अपनी इस किताब में लिख डाला। इसी वजह से उसकी किताब बहुत मशहूर हुई थी। इस किताब के बाद लोग धड़ाधड़ उसे मैसेजेस करने लगे थे कि वो आकर उनके होटल्स में रहे और उनके होटल्स में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करे। ज्यादातर होटल्स ऐसे होते थे जिनमें कोई भूतिया एक्टिविटी नहीं होती थी, लेकिन अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वे माइक को बुलाने लगे। इधर दोबारा हम माइक को एंकर के सामने देखते हैं, जहां एक एंकर उससे सवाल करता है कि आप ऐसी किताबें लिखते क्यों है, यही काम आपने शुरू क्यों किया। जिसका माइक जवाब देता है कि वो बस एक वजह तलाश कर रहा था, कोई ऐसी वजह जिससे वो गॉड पर बिलीव कर पाए और जिससे वो अपनी मरी हुई बेटी से मिल पाए। खैर, इस इंटरव्यू के बाद माइक सर्फिंग करने के लिए सी साइड पर चला जाता है। वहां समुद्र की लहरों के बीच सर्फिंग करते हुए अचानक उसका ध्यान कहीं और चला जाता है और पीछे से आने वाली तेज लहर उसके सर्फिंग बोर्ड को पलट देती है, जो जोर से उसके सिर पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी में माइक डूबता चला जाता है और फिर सीन कट होता है। समुद्र की लहरें उसे किनारे पर ला फेंकती है। उसे होश तो आ जाता है, लेकिन वो अभी भी सब कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा होता। तभी एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन तभी माइक खांसता है, उसके मुंह से पानी निकलता है और वो ठीक हो जाता है। मौत के इतना करीब जाने के बावजूद भी उस पर इसका ज्यादा असर नहीं होता। वो आराम से एक कैफे में जाता है, अपने लेटर बॉक्स से लेटर्स निकालता है और उन्हें पढ़ने लगता है। ज्यादातर लेटर्स इन्विटेशंस होते हैं, लोग उसे अपने होटल्स में बुला रहे होते हैं, पर यह सब उसे बकवास लगता है, सिवाय एक के। ये लेटर डॉल्फिन होटल से आया होता है। उसके अंदर होटल की एक तस्वीर होती है और पीछे लिखा होता है, रूम नंबर 1278 में बिल्कुल मत जाना। ये वार्निंग पढ़कर माइक को डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट होती है और वो इसी वक्त फैसला कर लेता है कि वो डॉल्फिन होटल जरूर जाएगा, जो न्यूयॉर्क में है। जाने से पहले वो थोड़ी रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि 1938 में एक फैक्ट्री मालिक ने इसी रूम 1278 में सुइसाइड किया था। उसके बाद से वहां सुइसाइड्स का सिलसिला शुरू हो गया। 10 साल 12 लोगों ने उस रूम में अजीबोगरीब तरीके से अपनी जान दी थी। रिजर्वेशन के लिए कॉल करता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि वह कोई भी रूम ले सकता है, लेकिन रूम 410 से 8 नहीं। यह सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है। वह खुद उस रूम में रहना चाहता है, लेकिन होटल वाले उसे दे नहीं रहे थे। तब वह अपने पब्लिशर को कॉल करता है और उससे कहता है कि किसी भी तरह रूम 410 से 8 अरेंज करे। पब्लिशर अपने लॉयर के जरिए वह रूम माइक के लिए रिजर्व करवा देता है, लेकिन इस बार जाने से पहले माइक को हल्की सी नर्वसनेस महसूस होती है, जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। होटल पहुंचने के बाद रूम में जाने से पहले होटल का मैनेजर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वह किसी भी तरह माइक को उस रूम में जाने से रोकना चाहता है। वह माइक से कहता है, मिस्टर माइक, ये $800 की शराब आपको मुफ्त में दी जाएगी अगर आप उस रूम में ना जाएं। माइक जवाब देता है, आपका ये तोहफा भी मुझे उस रूम में जाने से नहीं रोक सकता। अब मैनेजर सीरियस हो जाता है और कहता है, आप जानते हैं वहां कितनी मौतें हुई हैं? माइक तुरंत जवाब देता है, 12। मैनेजर सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, 12 नहीं बल्कि 56 मौतें हुई है वहां, जिसमें से सिर्फ 12 को ही पब्लिक किया गया, और हर मौत पहले से ज्यादा भयानक थी। बेहतर होगा कि आप उस रूम में ना जाएं। मैं यहां एक और मौत नहीं देख सकता। माइक मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छी कोशिश थी मुझे डराने की, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। यह सुनकर मैनेजर हंसता है और उसके सामने एक फाइल रखता है जिसमें मरने वाले लोगों की डिटेल्स होती है। पहला आदमी जिसने वहां सुसाइड किया था, उसने अपना गला काट लिया था और मरने से पहले वो सुई से अपना गला सीने की कोशिश कर रहा था। एक औरत ने अपना मुंह सूप बाइल में डालकर अपनी जान दे दी थी।
ये सब बातें सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थीं। पहला ऐसा कोई होटल था जो सच में थोड़ा थोड़ा माइक को हॉन्टेड लग रहा था। मैनेजर उससे कहता है, तुम मेरे ऑफिस में बैठकर टिकचारो आर्ट के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ये पूरी फाइल रखी है तुम्हारे सामने, कोई भी केस स्टडी कर सकते हो। अपनी किताब के लिए जितना मटेरियल चाहिए तुम यहां से इकट्ठा कर लो, लेकिन कृपया उस रूम में मत जाओ। माइक उससे कहता है, क्या मुझे वो बॉटल मिलेगी? चुपचाप मैनेजर वो $800 की बॉटल उसे पकड़ा देता है और माइक वहां से अपने रूम के लिए निकल जाता है। मैनेजर भी उसे लिफ्ट के जरिए उसके फ्लोर पर छोड़ने के लिए आता है। जैसे ही लिफ्ट चौथा फ्लोर पर रुकती है, मैनेजर उससे कहता है, मेरा और आपका साथ यहीं तक था, इससे आगे मैं आपका साथ नहीं दूंगा। माइक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ता है और अपना कमरा खोलता है। कमरा बिल्कुल सामान्य था, सामान्य फर्नीचर, सामान्य लाइट्स, कुछ भी अजीब नहीं। यहां तक कि सफाई भी बिल्कुल ठीक थी। अगर कोई कमरा सालों से बंद होता तो वहां धूल जरूर होती। माइक इन सब बातों पर ध्यान देते हुए वॉशरूम में जाता है और टॉयलेट पेपर से अपना पसीना साफ करता है। फिर वापस कमरे में आ जाता है। रूम का थर्मोस्टेट सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना टेप रिकॉर्डर निकालकर अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने लगता है। सब कुछ सामान्य था, सामान्य फर्नीचर, कुछ पेंटिंग्स। बस थोड़ा असामान्य ये था कि कारपेट पर दाग और दबे हुए निशान थे और एक पुरानी अलमारी थी। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद वो खिड़की के पास जाता है। खिड़की खोल कर बाहर देखता है। बाहर सिर्फ बिल्डिंग्स और ट्रैफिक का तेज शोर था। तभी अचानक उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि गाना साइड टेबल पर रखे रेडियो में चल रहा है। और अब बेड पर एक बुक के साथ साथ 2 चॉकलेट रखी हुई थी। जो तकिया माइक ने टेढ़ा करके रखा था वो अब बिल्कुल सही जगह पर था, जैसे किसी ने उसे ठीक किया हो। और उस पर 2 चॉकलेट्स रखी थी जो पहले वहां नहीं थी। ये सब देखकर माइक थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। फिर वो सोचता है कि ये सब मैनेजर की कोई चाल है, और यही सोचकर वो चॉकलेट्स उठाकर खा लेता है और रेडियो बंद कर देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि मैनेजर का कोई आदमी इस कमरे में छिपा हुआ है, कोई गुप्त जगह, कोई गुप्त केबिन। वो उसे ढूंढने लगता है। खोजते खोजते वो वॉशरूम में जाता है, जहां वो देखता है कि जो टॉयलेट पेपर उसने इस्तेमाल किया था वो फिर से बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है। ये देखकर वो सच में थोड़ा डर जाता है। इतनी जल्दी कोई अंदर आकर सब ठीक करके बाहर कैसे जा सकता है? लेकिन कमरे की अलमारी, बाथरूम और बेड के नीचे कोई नहीं था। अब उसकी नजर छत पर जाती है, जहां वेंटिलेशन कंपार्टमेंट था। उसे ऐसा लगता है कि ऊपर कोई मौजूद है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मैनेजर का ही कोई आदमी वहां छिपा है और उसे परेशान कर रहा है। माइक ऊपर देखकर आवाज लगाता है, अरे थोड़ी और कोशिश करो, इससे काम नहीं बना। थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से कमरे का तापमान काफी बढ़ चुका था। वो रिसेप्शन पर कॉल करता है। कॉल उठाते ही रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या अब आप यहां से जाना चाहेंगे? माइक चिढ़ जाता है और कहता है, नहीं, मेरे कमरे का थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा। तुरंत यहां किसी इंजीनियर को भेजिए। यह कहकर वो फोन काट देता है। अब उसके दिमाग में घूम रहा था कि पता नहीं कितने लोगों की यहां मौत हुई है। ये सोचते ही वो कमरे की सारी लाइट्स बंद करता है और यूवी लाइट से कमरे को देखने लगता है। वहां उसे खून के धब्बे और अजीब निशान दिखाई देते हैं। 1-2 बार तो उसे इंसानों की परछाई भी नजर आती है। ये सब देखकर माइक का सच में पसीना छूट जाता है। वो सोफे पर बैठकर ये सब अपने रिकॉर्डर में बोलने लगता है। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और वो ऐसे घबरा जाता है जैसे कोई भूत आ गया हो। वो दरवाजा खोलता है। बाहर इंजीनियर खड़ा होता है। इंजीनियर कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको थर्मोस्टेट ठीक करने में मदद कर सकता हूं। माइक समझ जाता है कि वो डरा हुआ है, इसलिए इंजीनियर के बताए तरीके से वो खुद ही थर्मोस्टेट ठीक कर लेता है। अब कमरे का तापमान सामान्य हो जाता है। माइक सुकून से अपने बेड पर बैठता है और अपनी महंगी शराब का आनंद लेने लगता है। तभी अचानक उसके पास रखा रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और इस बार वो इतना डर जाता है कि उसके हाथ से ग्लास भी छूट जाता है। रेडियो पर उसे गुस्सा आया और उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड वह रेडियो खुद ब खुद चल गया और उस पर 1 घंटे का टाइमर शुरू हो गया। अब माइक को सच में गुस्सा आने लगा था। उसने जाकर पीछे से रेडियो का स्विच ही निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी रेडियो पर टाइम चलता रहा। उसे मैनेजर की वो बात याद आई
कि इस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा कोई भी टिक नहीं पाया, और शायद यह वही टाइमर था। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक माइक को कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। वह हैरान होकर खिड़की खोलकर बाहर का शोर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब उसे सच में कुछ गलत लगने लगा था। जैसे ही वह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता रहे, अचानक खिड़की बंद हो जाती है और उसका हाथ उसमें बुरी तरह फंस जाता है। बहुत मुश्किल से खिड़की खोलकर वह अपना हाथ बाहर निकालता है, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वह वॉशरूम में जाकर ठंडा पानी चलाकर जख्म धोने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक नल से तेज गर्म पानी आने लगता है और उसका हाथ जल जाता है। दर्द से तड़पता हुआ वह वापस कमरे में आता है। तभी पास रखा फोन बजने लगता है। वह फोन उठाता है। रिसेप्शनिस्ट की आवाज आती है, आई एम सॉरी सर, आपका ऑर्डर किया हुआ सैंडविच थोड़ा देर से आएगा। यह सुनकर माइक हैरान हो जाता है। सुनो, मैं हार गया हूं, मुझे अभी इस कमरे से बाहर निकालो। एक टैक्सी बुलाओ, मैं जख्मी हूं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी बात सुने बिना अपनी बात कहकर फोन काट देती है। माइक को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन अब दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। उसे लगा कि दरवाजा लॉक हो गया है। वो चाबी लगाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी अंदर ही टूट जाती है। वो जोर लगाता है तो लॉक ही उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। अब माइक को सच में डर लगने लगता है। वो दरवाजे पर हाथ मार मार कर मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। यहां तक कि वो दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया हो। अब वो दरवाजे के छोटे छेद पिन होल से बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर देखने की बजाय उसे अपनी ही आंख उल्टी दिखाई देती है। यह देखकर वो और ज्यादा डर जाता है। अब माइक को किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना था। उसे एक आइडिया आता है। वो खिड़की के पास जाता है और एक लैंप नीचे गिराकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात, लैंप सड़क पर गिरने के बजाय हवा में ही गायब हो जाता है। तभी उसे सामने वाली खिड़की में एक आदमी दिखाई देता है। माइक उसे इशारों से समझाने की कोशिश करता है कि वो यहां फंसा हुआ है और वो पुलिस को बुलाए, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं समझ पाता और उसकी ही तरह हरकतें करने लगता है। तब माइक पास रखा लैंप उठाकर अपने चेहरे पर रोशनी डालता है। तभी माइक को एहसास होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना रिफ्लेक्शन, उसका ही डुप्लीकेट है। लेकिन तभी वो देखता है कि सामने वाले माइक के पीछे एक अजीब आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में एक छुरी है। डर कर वो पीछे मुड़ता है और उसके पीछे भी वही आदमी खड़ा होता है। वो आदमी बिना सोचे समझे माइक पर हमला करने लगता है। माइक उससे बचने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार उसे जोर से धक्का देकर दूर गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा देखता है, वो आदमी गायब हो चुका होता है। अगर वो सच में था तो 1 सेकंड में कहां चला गया। माइक पूरा कमरा चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसे याद आता है, मैनेजर ने उसे शराब दी थी और उसने चॉकलेट्स भी खाई थी। शायद उनमें कोई नशीली दवा थी, जिसकी वजह से उसे ये सब भ्रम हो रहे हैं। ये सोचकर वो थोड़ा शांत होकर सोफा पर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। डैडी, मैं आपको सुन सकती हूं। यह उसकी मरी हुई बेटी की आवाज थी। ये सुनकर माइक पूरी तरह हिल जाता है। अब चारों तरफ से वही आवाज गूंजने लगती है और माइक बुरी तरह डर जाता है। वो भागकर लिविंग रूम में जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वो खिड़की की तरफ देखता है। वहां उसे 2 लोग खिड़की से गिरकर आत्महत्या करते दिखाई देते हैं। ये देखकर वो डर से कांपने लगता है, खुद में सिमट जाता है। तभी उसे लिविंग रूम से किसी के गिरने और तड़पने की आवाज आती है। वह दौड़कर वहां जाता है और देखता है कि दीवार टूटी हुई है और दरारों से खून निकल रहा है। यह सब देखकर माइक अब सिर्फ डरा ही नहीं बल्कि पूरी तरह उलझन में पड़ गया था। क्या सच था और क्या सपना, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी उसे लगता था कि यह बुरा सपना है, लेकिन इतनी सारी अजीब चीजों के बावजूद भी यह सपना टूट क्यों नहीं रहा था। साफ मतलब था, जो कुछ हो रहा था वो हकीकत था। अब वो रूम में लगा होटल का मैप देखता है और अंदाजा लगाता है कि उसके रूम और पास वाले रूम की विंडो के बीच सिर्फ 18 फीट की दूरी है। यानी यहां से निकलने का आखिरी रास्ता यही था, अपनी विंडो से निकलकर किनारे किनारे चलते हुए दूसरे रूम की विंडो तक पहुंचना। उसने ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही वो विंडो से बाहर उतरा, पूरे होटल की सारी विंडोज गायब हो गईं। ये देखकर वो डर गया। वो जल्दी से वापस अपने रूम की तरफ लौटने लगा। तभी एक औरत ने उस पर हमला कर दिया। वो नीचे गिर ही जाता, लेकिन किसी तरह किनारे से लटक कर उसने अपनी जान बचाई और बंद होती खिड़की से वापस कमरे में आ गया। अब ऐसा लग रहा था कि वो एक जाल में फंस चुका है। वो दोबारा दरवाजे के पास गया
और होटल का मैप देखा, लेकिन इस बार पूरा मैप गायब था और पूरे होटल की जगह सिर्फ रूम 488 ही नजर आ रहा था। अब उसने चारों तरफ देखा, सारी विंडोज और दरवाजों के आगे दीवार बन चुकी थी, यानी अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी तरह फंस चुका था। मदद के लिए भी किसी को बुलाना मुमकिन नहीं था, फोन्स भी काम नहीं कर रहे थे। तभी उसे अपने बैग में रखा सेलफोन याद आया। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी सिग्नल नहीं था। फिर उसने अपना लैपटॉप निकाला और अपनी वाइफ से संपर्क करने लगा। किस्मत से इंटरनेट चल रहा था और उसकी वाइफ ने कॉल उठा लिया। वह उससे नाराज थी क्योंकि माइक काफी समय से घर नहीं आया था। माइक जल्दी से कहता है, बाकी बातें बाद में, पहले मेरी बात सुनो। मैं डॉल्फिन होटल के रूम 1408 में फंसा हुआ हूं। यह सुनकर उसकी वाइफ कहती है, तुम न्यूयॉर्क में हो और फिर भी घर नहीं आए? तभी अचानक ऊपर फायर अलार्म बजने लगता है और आग बुझाने के लिए फायर स्प्रिंकलर्स चालू हो जाते हैं। पानी लैपटॉप पर गिरता है और लैपटॉप बंद हो जाता है। गुस्से में माइक एक हथौड़ी उठाकर स्प्रिंकलर तोड़ देता है। तभी उसे छत पर वेंटिलेशन दिखाई देता है और वो तय करता है कि उसी रास्ते से बाहर निकलेगा। वो स्क्रूज खोलकर डक्ट में चढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक और रूम दिखाई देता है जहां एक औरत अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। वो मदद के लिए उसे आवाज देता है, लेकिन जैसे ही वो औरत ऊपर देखती है, माइक डर जाता है क्योंकि वो उसकी अपनी वाइफ थी और उसकी गोद में जो बच्ची थी वो उसकी बेटी थी। डर कर वो आगे बढ़ता है। अगले रूम में उसे अपने फादर दिखाई देते हैं। अब माइक को अपना पूरा अतीत याद आने लगता है। उसकी एक खुशहाल फैमिली थी, लेकिन एक दिन पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर है और वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। ये समय माइक और उसकी वाइफ दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। उसकी वाइफ ने गॉड पर विश्वास रखा और अपनी बेटी को भी समझाया कि एक दिन हम सबको गॉड के पास जाना है, वहां हमें हेवन मिलेगा जहां सब अच्छा होता है। असल में वो अपनी बेटी को मौत के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन माइक का मानना था कि उसे जीने की हिम्मत देनी चाहिए थी। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी की मौत हो जाती है और माइक अपनी वाइफ पर गुस्सा करता है। अगर तुम उसे जीने का हौसला देती तो शायद वो आज जिंदा होती। इन बातों से उसके फादर भी परेशान हो जाते हैं। वो माइक को समझाते हैं, इसमें तुम्हारी वाइफ की कोई गलती नहीं, ये सब गॉड की मर्जी थी। लेकिन माइक नहीं मानता और गुस्से में अपने ही फादर को घर से निकाल देता है। इसके बाद उसके फादर ओल्ड एज होम में रहने लगते हैं और माइक को इसका कोई पछतावा नहीं होता। कुछ समय बाद वो खुद भी घर छोड़ देता है क्योंकि अब वो अपनी वाइफ से भी नाराज रहने लगा था। अब इस डक्ट के अंदर उसे अपने हर गुनाह का एहसास हो रहा था, लेकिन अभी उसे यहां से निकलना था। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे एक लाश दिखाई देती है, जालों में लिपटी हुई, धूल से ढकी, जैसे सालों पुरानी हो। जब माइक उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके गले पर सुई धागा लगा हुआ है, यानी ये वही आदमी था जिसने सबसे पहले इस रूम में आत्महत्या की थी। अचानक वो मुर्दा जिंदा हो जाता है और माइक के पीछे भागने लगता है। माइक डरकर भागता है, लेकिन वो मुर्दा उसकी टांग पकड़ लेता है। खुद को बचाने के लिए माइक उसे जोर से लात मारता है और तुरंत डक्ट से कूदकर नीचे आता है, लेकिन जहां गिरता है वो फिर से रूम 1008 ही होता है। यानी वो कहीं भी जाए वापस उसी कमरे में लौट आता है। अब उसका दिमाग पूरी तरह खराब होने लगा था। खुद को शांत करने के लिए वो शराब पीने का फैसला करता है। जैसे ही वो फ्रिज खोलता है, उसे अंदर होटल का मैनेजर दिखाई देता है। मैनेजर मुस्कुराकर पूछता है, तो बताओ माइक, क्या अब भी तुम्हें भूतों पर विश्वास नहीं हुआ? माइक गुस्से में कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? मैनेजर कहता है, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि भूत प्रेत भी इसी दुनिया का हिस्सा है और यह दुनिया गॉड ने बनाई है। जिन चीजों को तुम खेल समझकर लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हो, वही चीजें लोगों को उम्मीद देती है। गॉड भी लोगों को होप देते हैं और इन हॉन्टेड चीजों से लोगों का विश्वास बनता है कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है। ये सारी बातें सुनते ही माइक गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो मैनेजर को नहीं बल्कि फ्रिज को ही बोल रहा था। फ्रिज बंद करके जैसे ही माइक पीछे मुड़ता है, उसे बाइबल दिखाई देती है। वो बाइबल उठाकर कहता है, ठीक है, मुझे विश्वास हो गया। अगर इस दुनिया में आत्माएं हैं तो गॉड भी जरूर होंगे। लेकिन जैसे ही वो बाइबल खोलता है, उनके सारे पन्ने खाली हो चुके होते हैं, जैसे अब यह उसका इम्तिहान हो। इसी दौरान अचानक कमरे में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि माइक ठंड से कांपने लगता है। खुद को बचाने के लिए वो कंबल ओढ़ लेता है और कमरे की चीजें जलाने लगता है।
लेकिन हर तरफ बर्फ जमने लगती है, कुछ भी काम नहीं आता। अब माइक को लगने लगता है कि शायद वो नरक में आ गया है। तभी उसे लैपटॉप से आवाज आती है, उनकी वाइफ अब भी वीडियो कॉल पर होती है। माइक जल्दी से कहता है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। उसकी वाइफ जवाब देती है, मैंने तो बहुत पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस रूम 1808 में आई भी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो कहती है, तुम वहीं रुको, 15 मिनट में मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। माइक पीछे मुड़कर टाइमर देखता है, सिर्फ 2 मिनट बचे थे। वो उसे मना करना चाहता है, लेकिन तभी कंप्यूटर में उसकी परछाई खुद बोलने लगती है, हाँ, तुम 15 मिनट में आ जाओ। अब माइक समझ जाता है, ये कमरा पहले उसे मारेगा और फिर उसकी वाइफ को भी अपना शिकार बनाएगा। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, कमरे में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। सारी पेंटिंग जिंदा हो जाती है। गुस्से में माइक एक पेंटिंग पर हथौड़ी मारता है और उस समुद्र की पेंटिंग से सच में पानी निकलकर पूरे कमरे में भर जाता है। माइक डूब जाता है और फिर उसकी आंख खुलती है, वो समुद्र के किनारे होता है, वही सीन जहां वो पहले बेहोश हुआ था। इस बार एक आदमी उसे बचाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसकी वाइफ भी आ जाती है। माइक घबराकर उसे सब कुछ बताता है। डॉल्फिन होटल के रूम 1408 में जो कुछ हुआ। वो पूछता है, तुम वहां गई तो नहीं थी? उसकी वाइफ कहती है, नहीं, मैं वहां नहीं गई। ना तुमने मुझे कोई वीडियो कॉल की, ना मैंने पुलिस भेजी। तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, शायद उसी की वजह से तुम्हें ये सब भ्रम हो रहे हैं। अब माइक को भी लगने लगता है कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, वो उन घटनाओं को भूल नहीं पा रहा था, जैसे सब सच में हुआ हो। इसके बाद वो इस अनुभव पर एक किताब लिखता है। जब वो उसे पोस्ट ऑफिस में देने जाता है, तो वहां उसे डॉल्फिन होटल के ओनर का बेटा दिखाई देता है। धीरे धीरे वहां के सारे लोग होटल स्टाफ में बदल जाते हैं और दीवारें तोड़ने लगते हैं, और अचानक माइक फिर से रूम 1408 में पहुंच जाता है। अब वह कमरा एक खंडहर बन चुका था। तभी उसकी बेटी किटी उसके सामने आ जाती है। वह उसे गले लगाकर रोने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह जलकर राख हो जाती है। यह देखकर माइक टूट जाता है। तभी वह देखता है, रेडियो का टाइमर खत्म हो चुका है और अचानक कमरा फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी फोन बजता है, रिसेप्शन से कॉल आता है। माइक गुस्से में कहता है, क्या चाहते हो तुम लोग? मुझे मार क्यों नहीं देते? जवाब आता है, मिस्टर माइक, अगर आप चाहे तो हर घंटे हमारी सर्विस का आनंद ले सकते हैं, या फिर आप हमारी एक्सप्रेस चेकआउट सर्विस ले सकते हैं। यह सुनकर माइक समझ जाता है, चेकआउट का मतलब है मौत। जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है, उसे फांसी का फंदा दिखाई देता है। अब उसे समझ आ जाता है, ये कमरा ही असली शैतान है, जो लोगों को उनके गुनाह याद दिलाकर उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर करता है। तभी उसे शीशे में अपनी ही लाश फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। वो वापस फोन के पास जाता है और कहता है, मैं चेकआउट करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। वो शराब की बोतल से बम बनाता है और आराम से सिगरेट पीते हुए उसे जला देता है। अब उसने तय कर लिया था, अगर वो मरेगा तो इस कमरे को भी खत्म करके जाएगा। आग लगते ही पूरे होटल में हड़कंप मच जाता है। उसकी वाइफ भी वहां पहुंचती है। रूम 1408 में माइक फंसा है, उसे बचाओ। लेकिन पुलिस कहती है, बहुत देर हो चुकी है, कमरा पूरी तरह जल चुका है। तभी दिखाया जाता है, रूम नंबर 1408 की निशानी खून की तरह बहकर मिट जाती है, यानी अब वो शापित कमरा खत्म हो चुका था। इसके बाद माइक का फ्यूनरल दिखाया जाता है। वहां होटल का मैनेजर भी आता है कुछ चीजें लेकर, लेकिन माइक की वाइफ उन्हें लेने से मना कर देती है। मैनेजर कहता है, आपके हस्बैंड की मौत ने कई लोगों की जान बचा ली। सुनकर वहां से चली जाती है। मैनेजर अपनी कार में बैठता है और पीछे देखता रहे। उसे जला हुआ माइक दिखाई देता है, लेकिन वहां इसे भ्रम समझकर गाड़ी चला देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में फिर रूम 1408 दिखाया जाता है, जो असल में खत्म हो चुका था, लेकिन एक दूसरी दुनिया में अब भी मौजूद था, जहां माइक खड़ा सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसकी बेटी उसे आवाज देती है और वो दरवाजे के पार जाकर उसके साथ चला जाता है। यानी माइक अब भी आत्मा बनकर अपनी जिंदगी जी रहा है। और इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ये दुनिया गॉड ने बनाई है। आत्माएं भी इसी दुनिया का हिस्सा है और मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है। यही इस कहानी का अंत होता है। अब अगर हम इस कहानी को समझें तो रूम 1408 सिर्फ एक हॉन्टेड कमरा नहीं था। असल में ये एक ऐसा ट्रैप था जो इंसान को उसके सबसे बड़े डर, उसके गिल्ट और उसके पास्ट से सामना करवाता था। माइक के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी बेटी को खोया, अपनी लाइफ को छोड़ दिया, अपने फादर को घर से निकाल दिया।
और यही सारी गलतियां इस कमरे ने उसके सामने बार बार जिंदा कर दी। यानी ये कमरा भूतों से ज्यादा इंसान के अंदर के दर्द से खेलता था। और यही वजह है कि यहां आने वाला हर इंसान खुद अपनी जान ले लेता था, क्योंकि वह अपने ही गिल्ट से हार जाता था। लेकिन माइक ने आखिरी में क्या किया? वह भागा नहीं, उसने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसने उस कमरे को ही खत्म कर दिया। और यहीं पर यह कहानी अलग बन जाती है। अब असली सवाल आपसे, क्या सच में वो सब पैरानॉर्मल था, या फिर माइक के दिमाग का खेल? क्या रूम 1408 सच में शापित था, या फिर हर इंसान अपने अंदर ही एक 1408 लेकर घूम रहा है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आप माइक की जगह होते तो क्या आप उस रूम में जाते? अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉपकॉर्न लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग के साथ खेल होती है। और अगली कहानी में डर और भी गहरा होने वाला है।